आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली है। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनते हैं वो एनालिसिस जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 29 नवंबर 2025 और चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो आज की चर्चा एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जब किसी सिस्टम पर, किसी व्यवस्था पर दबाव पड़ता है तो क्या होता है? वो या तो टूट जाती है या और मजबूत होकर उभरती है। आज हम भारत के ऐसे ही कुछ सिस्टम्स की बात करेंगे जो दबाव में हैं, अंडर स्ट्रेस हैं। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा राज्यपाल के पद को लेकर तनाव में है। हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी के दबाव से लड़ रही है। और तो और हमारे हवाई जहाज भी अंतरिक्ष के मौसम के दबाव से जूझ रहे हैं। तो आज का हमारा एनालिसिस इसी स्ट्रेस टेस्ट के इर्द गिर्द घूमेगा। शुरुआत करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस से, जहां ये तनाव सबसे ज्यादा दिख रहा है। आपने बिल्कुल सही थीम पकड़ा है। ये स्ट्रेस टेस्ट सबसे पहले हमारे संघीय ढांचे पर हो रहा है और इसका ग्राउंड जीरो बना हुआ है गवर्नर का दफ्तर। द हिंदू का आज का संपादकीय द इम्पार्शियलिटी ऑफ अ नॉमिनेटेड गवर्नर इसी दुखती रग पर हाथ रखता है। देखिए, गवर्नर और विपक्ष शासित राज्यों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। ये दशकों से चल रहा है, लेकिन अब ये कभी कभार होने वाली राजनीतिक नोकझोंक नहीं रही। ये एक सिस्टमैटिक क्राइसिस, एक संस्थागत संकट का रूप ले चुका है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। जब हम कहते हैं कि ये संकट बन गया है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ विधेयकों, कुछ बिल्स को रोकने तक सीमित है या इससे कहीं ज्यादा गहरा है? ये बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक। अच्छा, 1935 एक्ट तक। हाँ, गवर्नर का पद, ये कॉन्सेप्ट हमने वहीं से लिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बट है, एक बहुत बड़ा किंतु है। हमारी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सजग थी कि इस पद का औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल कैरेक्टर, इसकी जो वाइसरॉय वाली खुमारी है, उसे पूरी तरह से खत्म करना है। मतलब वो नहीं चाहते थे कि आजाद भारत का गवर्नर अंग्रेजों के जमाने के गवर्नर जैसा हो, जो लंदन में बैठे अपने आकाओं को जवाब देता था। प्रिसाइसली। उस समय के गवर्नर तो सीधे वाइसरॉय को रिपोर्ट करते थे और उनके पास बेहिसाब शक्तियां थीं। वो चुनी हुई प्रांतीय सरकारों को एक झटके में बर्खास्त कर सकते थे। बाप रे! तो संविधान सभा में इस पर तो बहुत बहस हुई होगी। जबरदस्त बहस हुई। एच.वी. कामत, शिब्बन लाल सक्सेना जैसे कई सदस्यों ने एक मनोनीत गवर्नर के विचार का कड़ा विरोध किया। उन्हें डर था कि केंद्र द्वारा भेजा गया एक मनोनीत गवर्नर, नॉमिनेटेड गवर्नर, कहीं वाइसरॉय के नॉमिनी की प्रतिकृति या केंद्र का एजेंट न बन जाए। अच्छा, वो एक इलेक्टेड गवर्नर चाहते थे। तो फिर नॉमिनेटेड गवर्नर पे सहमति कैसे बनी और डॉक्टर अंबेडकर का इस पर क्या रुख था? यहीं पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का वो ऐतिहासिक हस्तक्षेप आता है। उन्होंने इन आशंकाओं को शांत करने की कोशिश की। 1949 में उन्होंने संविधान सभा में एक बहुत ही स्पष्ट बयान दिया और ये बयान आज हर गवर्नर को अपने दफ्तर में लिखकर टांग लेना चाहिए। उन्होंने कहा था, संविधान के तहत गवर्नर पूरी तरह से एक संवैधानिक गवर्नर है। उसका उद्देश्य केंद्र का एजेंट बनना नहीं है। इस लाइन का असली मतलब क्या है? संवैधानिक गवर्नर, ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके मायने क्या हैं? इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसका मतलब है कि गवर्नर का काम ये देखना है कि राज्य में संसदीय प्रणाली, द पार्लियामेंट्री सिस्टम, संविधान के अनुसार चले। वो एक संवैधानिक प्रहरी हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिनल। वो एक रेफरी की तरह है जिसका काम ये देखना है कि खेल नियमों के हिसाब से हो। वो खुद एक खिलाड़ी नहीं है। एग्जैक्टली, वो खुद खिलाड़ी नहीं है। वो एक समानांतर शक्ति केंद्र, अब पैरेलल पावर सेंटर नहीं है। उसे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना है, उनके खिलाफ नहीं। अगर इरादा इतना साफ था, तो फिर आज ये टकराव की जड़ कहाँ से पैदा हो रही है? ये विवेकाधीन शक्तियों यानी डिस्क्रेशनरी पावर्स का क्या मामला है जो हमेशा विवादों में रहता है? यही वो स्ट्रेस पॉइंट है जहां संविधान की भावना और राजनीतिक हकीकत आपस में टकराती है। 1935 के एक्ट में गवर्नर के पास बहुत व्यापक डिस्क्रेशनरी पावर्स थीं।
वो अपने विवेक से, अपनी समझ से कुछ भी कर सकता था। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे बहुत ज्यादा सीमित कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा था, उनकी विवेकाधीन शक्ति बहुत बहुत सीमित है। कितनी सीमित? इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति। लेकिन ये शक्ति भी असीमित नहीं है। अगर चुनाव में एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है तो गवर्नर के पास कोई विवेक नहीं है, उन्हें उसी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाना होगा। अच्छा, तो डिस्क्रेशन कहाँ आता है? उनकी विवेकाधीन शक्ति सिर्फ तब अमल में आती है जब किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले, यानी त्रिशंकु विधानसभा, अहंग असेंबली हो। तब उन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये तय करना होता है कि कौन सा नेता या गठबंधन सदन में बहुमत साबित कर सकता है। बस ऐसे ही कुछ गिने चुने मामलों में उन्हें विवेक का इस्तेमाल करना है। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि इस सीमित शक्ति को असीमित तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। संपादकीय का तर्क है कि आज के गवर्नर्स हस्तक्षेप करने वाले अधिकारी इंटरफेयरिंग अथॉरिटीज बन गए हैं, जो 1935 के भूतों को फिर से जिंदा कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा हथियार बन गया है आर्टिकल 200। चलिए इस आर्टिकल 200 की चीरफाड़ करते हैं क्लॉज बाय क्लॉज। जरूर। आर्टिकल 200 तब काम में आता है जब कोई विधेयक यानी बिल राज्य की विधानसभा से पास होकर गवर्नर के पास सहमति यानी असेंट के लिए आता है। अब गवर्नर के पास टेक्निकली 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्प, ओके। पहला क्या है? पहला, अ सिंपल यस। वो अपनी सहमति दे सकते हैं और बिल कानून बन जाता है। ये सबसे सामान्य स्थिति है। या होनी चाहिए, राइट। दूसरा विकल्प? दूसरा है अ सिंपल नो। वो सहमति रोक सकते हैं, जिसे विथहोल्डिंग असेंट कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिल वहीं खत्म हो जाता है, मतलब अ कंप्लीट डेड एंड फॉर द बिल। बिल्कुल। तीसरा रास्ता है अ रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू। वो बिल को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज सकते हैं। ठीक है। हालांकि वो मनी बिल्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और अगर सदन उस बिल को बिना किसी बदलाव के या बदलाव के साथ दोबारा पास करके भेज देता है तो गवर्नर को उस पर सहमति देनी ही होगी। वो बाध्य हैं। अच्छा, तो ये वाला वीटो टेम्पररी है। और चौथा? और चौथा, द प्रेसिडेंशियल राउट। वो बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित यानी रिजर्व कर सकते हैं। तो समस्या कहाँ है? इन चारों में से कौन से विकल्प का दुरुपयोग हो रहा है? समस्या दूसरे और चौथे विकल्प के दुरुपयोग से हो रही है। और एक पांचवां अलिखित विकल्प भी है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, बिल पर अनिश्चित काल तक बैठे रहना, इनएक्शन। ना हाँ कहना, ना कहना, ना वापस भेजना, बस उसे ठंडे बस्ते में डाल देना। जब संविधान बनाया जा रहा था तो सहमति रोकने की शक्ति का उद्देश्य राजनीतिक रुकावट पैदा करना कतई नहीं था। तो फिर उद्देश्य क्या था? संविधान निर्माता गवर्नर को ये शक्ति क्यों देना चाहते थे? इसका उद्देश्य था संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा करना, एक सेफ्टी वाल्व की तरह। मान लीजिए राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का हनन करता हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के खिलाफ हो, या केंद्र के किसी कानून के खिलाफ हो। सही, या देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो। ऐसे असाधारण मामलों में, एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंसेस में, गवर्नर से उम्मीद की जाती है कि वो या तो बिल को रोकेंगे या राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। पर आज क्या हो रहा है? विपक्ष शासित राज्यों में लगभग हर महत्वपूर्ण बिल को या तो रोका जा रहा है या उस पर महीनों, सालों तक कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। इससे एक चुनी हुई सरकार का काम ठप हो रहा है। यहीं पर मुझे डॉक्टर अंबेडकर का एक और प्रसिद्ध कथन याद आता है, जो उन्होंने संविधान को अपनाने से ठीक पहले दिया था। अगर नए संविधान के तहत चीजें गलत होती हैं तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि हमें कहना होगा कि मनुष्य नीच था। मैन वॉज वाइल्ड। इसका मतलब तो यही है कि दोष संविधान में नहीं, बल्कि उसे लागू करने वालों में है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का नाम दिया है। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ कानून के शब्दों को, द लेटर ऑफ द लॉ को ना पढ़ें, उसकी आत्मा को, द स्पिरिट ऑफ द लॉ को समझें। गवर्नर का पद संवैधानिक नैतिकता की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। क्या वो पद की गरिमा बनाए रखते हैं या केंद्र में बैठी अपनी पार्टी के राजनीतिक निर्देशों का पालन करते हैं? और इस परीक्षा में विफलता का हमारे फेडरलिज्म यानी संघवाद पर क्या असर पड़ रहा है? पैरालाइसिस। जब गवर्नर किसी बिल पर महीनों या सालों तक बैठे रहते हैं तो ये जनता की इच्छा पर एक प्रभावी वीटो, एन इफेक्टिव वीटो है। लोगों ने जिन्हें चुनकर भेजा, जो कानून बनाना चाहते हैं वो बना नहीं पा रहे। सरकार पैरालाइज्ड हो जाती है।
इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है शायद हाल ही में। हाँ बिल्कुल, पंजाब सरकार बनाम राज्यपाल के मामले में एक ऐतिहासिक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 200 में लिखे यथाशीघ्र एज सून एज पॉसिबल का मतलब कभी नहीं, नेवर नहीं हो सकता। गवर्नर्स को ये याद रखना चाहिए कि वो एक चुनी हुई संस्था नहीं है। और दूसरा असर? दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक असर है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्षरण। गवर्नर को केंद्र और राज्यों के बीच एक पुल, अ ब्रिज होना चाहिए, एक कड़ी होना चाहिए। लेकिन जब वो केंद्र में सत्तारूढ़ दल के एजेंट के रूप में काम करते हैं तो ये पुल जल जाता है। इससे मुकदमेबाजी वाला संघवाद, लिटिजियस फेडरलिज्म पैदा होता है। लिटिजियस फेडरलिज्म। सोचिए कितनी अजीब स्थिति है कि केरल, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना जैसे राज्यों को अपने ही गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। ये गुहार लगानी पड़ रही है कि कृपया हमारे बिल्स को पास कर दीजिए। ये हमारे संघीय ढांचे के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो संघवाद का ये स्ट्रेस टेस्ट सिर्फ राज्यपाल के दफ्तर तक ही सीमित नहीं है। एक और मोर्चा है जहां केंद्र और राज्यों के बीच तनाव बढ़ रहा है, और वो है आपदा के समय पैसों का बंटवारा। वायनाड में जो भयानक भूस्खलन हुआ, उसके बाद राहत कोष को लेकर जो खींचतान हुई, वो राजकोषीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म की एक गंभीर समस्या को उजागर करती है। हाँ, ये मुद्दा भी संघवाद की जड़ों से जुड़ा है और दिखाता है कि संकट के समय हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। भारत में आपदाओं से निपटने के लिए एक 2 स्तरीय वित्तीय प्रणाली है जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाई गई है। पहला स्तर है SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, और दूसरा है NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। SDRF और NDRF, इन दोनों में क्या अंतर है और ये काम कैसे करते हैं? SDRF, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, राज्यों के लिए प्राथमिक फंड है, फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल। किसी भी आपदा की स्थिति में सबसे पहले इसी फंड का इस्तेमाल होता है। इसके वित्त पोषण यानी फंडिंग का एक तय अनुपात है। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र 75% देता है और राज्यों को अपनी जेब से 25% मिलाना पड़ता है। 75-25? और विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90-10 है। 90% केंद्र देता है, 10% राज्य। और NDRF, ये कब पिक्चर में आता है? NDRF एक पूरक फंड है, सप्लीमेंट्री फंड। ये 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। इसका इस्तेमाल केवल गंभीर सिवियर प्रकृति की आपदाओं के लिए होता है, जब राज्य का SDRF अपर्याप्त हो जाए, नाकाफी पड़ जाए। और यहीं पर इस गंभीर शब्द और अपर्याप्त शब्द में समस्या की जड़ छिपी है। क्या समस्या है? वायनाड भूस्खलन के ताज़ा उदाहरण से समझाइए। केरल ने जुलाई 2024 के वायनाड भूस्खलन के बाद अनुमानित नुकसान 2200 करोड़ बताया और केंद्र से NDRF के तहत 1200 करोड़ की मांग की। ये तो एक वाजिब मांग लगती है। बिल्कुल, लेकिन केंद्र ने मंजूरी दी सिर्फ 260 करोड़, जो मांग का केवल 11% था। सिर्फ 11%? ये तो बहुत ही कम है। इसका कारण क्या बताया गया? केंद्र का तर्क क्या था? केंद्र का तर्क था कि केरल के SDRF में पहले से ही 780 करोड़ का अव्ययित शेष, अनस्पेंट बैलेंस पड़ा हुआ है, इसलिए पहले आप उसे खर्च कीजिए। लेकिन ये तर्क बहुत भ्रामक और समस्याग्रस्त है। राज्यों का कहना है कि ये जो शेष राशि कागजों पर दिखती है, वो अक्सर पहले से चल रहे राहत कार्यों के लिए प्रतिबद्ध, कमिटेड होती है। अच्छा। या फिर भविष्य की किसी आकस्मिकता के लिए तरलता, लिक्विडिटी के रूप में रखी जाती है। अगर आप एक राज्य को उसके कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए, पैसे बचाने के लिए दंडित करेंगे, तो ये संघवाद की भावना के खिलाफ है। मतलब ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक प्रणालीगत खामी, अ सिस्टमैटिक फ्लॉ की ओर इशारा कर रहा है। और क्या-क्या खामियां हैं इस पूरे डिजास्टर फंडिंग सिस्टम में? कई खामियां हैं। पहली, पुराने राहत मानदंड, रिलीफ नॉर्म्स, जैसे किसी की जान जाने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा। ये सीमाएं 1 दशक से भी ज्यादा समय से संशोधित नहीं हुई हैं। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई? सही बात है। दूसरी, वर्गीकरण में अस्पष्टता, गंभीर आपदा, सीवियर डिजास्टर की कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है। ये पूरी तरह से केंद्र के विवेक पर निर्भर करता है, जिससे राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोप लगते हैं कि विपक्ष शासित राज्यों को कम मदद मिलती है। और प्रक्रियात्मक देरी, प्रोसीजरल डिले भी तो एक बड़ा मुद्दा है। मदद तब पहुंचती है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत खत्म हो चुकी होती है। बिल्कुल, पहले एक इंटरमिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम राज्य का दौरा करती है, फिर वो अपनी रिपोर्ट देती है, फिर हाई लेवल कमेटी उस पर फैसला लेती है। इस पूरी प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं, जबकि राहत की जरूरत तत्काल, इमीडिएटली होती है। और चौथी और शायद सबसे बड़ी खामी है आवंटन का मानदंड।
वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, जो राज्यों को आपदा कोष का आवंटन करता है, वो मुख्य रूप से जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर करता है, ना कि किसी वैज्ञानिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के आधार पर। अच्छा। जो राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं, जैसे उत्तराखंड या केरल, उसे ज्यादा फंड मिलना चाहिए, ना कि उसे जो आकार में बड़ा है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? कोई ऐसा मॉडल है जिसे हम अपना सकते हैं? ये एक बहुत ही शानदार सुझाव है पैरामेट्रिक ट्रिगर्स का। ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस मॉडल्स पर आधारित है, जैसा मेक्सिको के फॉन्डन सिस्टम में होता है। इसमें राजनीतिक विवेक, पॉलिटिकल डिस्क्रिशन को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। भुगतान स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली वैज्ञानिक ट्रिगर्स के आधार पर होता है। ये काम कैसे करेगा? एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए हमने एक नियम बनाया कि अगर किसी इलाके में मौसम विभाग का स्टेशन 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड करता है, ओके। या हवा की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो जाती है, तो एसडीआरएफ से एक तय राशि अपने आप बिना किसी के अप्रूवल के जिला कलेक्टर के खाते में पहुंच जाएगी। कोई टीम नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई देरी नहीं। इससे ऑब्जेक्टिविटी आती है और प्रक्रिया तेज होती है। ये तो वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। और अभी 16वां वित्त आयोग भी काम कर रहा है, तो ये सुधारों को लागू करने का एक बड़ा अवसर है। ताकि राजकोषीय संघवाद केवल कागजों पर न रहे, बल्कि जमीन पर भी दिखे, खासकर संकट के समय जब लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो एक तरफ शासन के सिस्टम पर ये तनाव है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कुछ हैरान करने वाले आंकड़े आए हैं जो एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। यहाँ सिस्टम दबाव में टूट नहीं रहा, बल्कि और मजबूत दिख रहा है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ ने Q2 FY26 के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी किए हैं और ये हर उम्मीद से कहीं ज्यादा हैं। बिल्कुल, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बूस्टर शॉट है। बाजार और ज्यादातर अर्थशास्त्रियों की उम्मीद 7.3% की थी। हाँ, लेकिन भारत की रियल जीडीपी Q2 FY26 में, यानी जुलाई से सितंबर 2025 के बीच 8.2% की दर से बढ़ी है। ये पिछले 6 तिमाहियों यानी 1.5 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। 8.2%। ये वाकई शानदार है। ऐसे समय में जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, ये आंकड़े कैसे संभव हुए? इसका क्षेत्रीय विश्लेषण, सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं। कौन से सेक्टर्स इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं? इस ग्रोथ के 3 मुख्य इंजन हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है विनिर्माण में पुनर्जागरण यानी मैन्युफैक्चरिंग रेनेसांस। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.1% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि सरकार की पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीमें, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती जैसे सप्लाई साइड सुधार अब जमीन पर असर दिखा रहे हैं। ये रोजगार सृजन, जॉब क्रिएशन के लिए बहुत जरूरी है। 1 मिनट, पीएलआई स्कीमें क्या हैं? हमारे लिसनर्स के लिए इसे आसान भाषा में समझाइए। जरूर। पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी आप जितना ज्यादा उत्पादन करेंगे, सरकार आपको उतनी ज्यादा सब्सिडी या छूट देगी। सरकार ने मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा जैसे कई सेक्टर्स के लिए यह स्कीम शुरू की है ताकि कंपनियां भारत में ही सामान बनाएं, चीन जैसे देशों से इंपोर्ट ना करें। ये 9.1%, 9.1% की ग्रोथ दिखाती है कि ये स्कीम काम कर रही है। समझ गई। तो पहला इंजन है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा इंजन है हमारा सदाबहार सेवा क्षेत्र, सर्विसेज सेक्टर, जो 9.2% की दर से बढ़ा है। इसमें भी फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज 10.2% की शानदार दर से बढ़े हैं। ये अर्थव्यवस्था के फॉर्मलाइजेशन और बैंकों द्वारा दिए जा रहे मजबूत क्रेडिट ग्रोथ को दर्शाता है। लोग घर, गाड़ी के लिए लोन ले रहे हैं, कंपनियां व्यापार बढ़ाने के लिए लोन ले रही हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि क्षेत्र, उसका क्या हाल है? कृषि यानी एग्रीकल्चर 3.5%, 3.5% की दर से बढ़ा है। ये वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये स्थिर है। और एक अनिश्चित मॉनसून के बावजूद ये स्थिरता बहुत मायने रखती है। ये ग्रामीण मांग, रूरल डिमांड के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। तो कुल मिलाकर ये एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है जो अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों से आ रही है। एग्जैक्टली। ये तो हुई सप्लाई साइड की बात। अब जरा मांग पक्ष की गतिशीलता, डिमांड साइड डायनामिक्स को समझते हैं। यानी इस ग्रोथ को खरीद कौन रहा है, यहाँ क्या खास है? यहाँ सबसे बड़ी और सबसे सकारात्मक कहानी छिपी है। वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पीएफसीए में 7.9% यानी 7.9% की वृद्धि। पीएफसीए का मतलब है
हम और आप जैसे आम लोग जो अपनी ज़रूरतों और शौक पर खर्च करते हैं। पिछले कई तिमाहियों से विकास का पहिया सरकारी खर्च यानी गवर्नमेंट केपेक्स पर चल रहा था। सरकार सड़कें बना रही थी, पोर्ट्स बना रही थी। लेकिन अब निजी खपत का बढ़ना ये दिखाता है कि लोगों की आय बढ़ रही है, उनका अर्थव्यवस्था में विश्वास लौट रहा है और अब विकास का आधार ज्यादा व्यापक और टिकाऊ हो रहा है। और इसी के साथ एक और दिलचस्प आंकड़ा है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी GFCE में 2.7% यानी कंट्रैक्शन हुआ है। सरकार का खर्च कम हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब विकास के लिए अर्थव्यवस्था सिर्फ सरकारी बैसाखी पर निर्भर नहीं है। निजी क्षेत्र अब विकास का नेतृत्व करने लगा है। इसे अर्थशास्त्र में क्राउडिंग इन इफेक्ट कहते हैं। जब सरकार शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ावा मिलता है। ये एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा संकेत है। इस मजबूत ग्रोथ का हमारी मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा? क्या RBI अब ब्याज दरें कम करने के बारे में सोचेगा? उल्टा, ये मजबूत वृद्धि RBI पर ब्याज दरें कम करने का दबाव कम करती है। देखिए, RBI के दो मुख्य काम हैं, ग्रोथ को बढ़ावा देना और महंगाई को काबू में रखना। जब ग्रोथ अच्छी हो रही हो तो केंद्रीय बैंक का ध्यान महंगाई को नियंत्रित करने पर ज्यादा होता है। अच्छा, तो अब RBI अपना पूरा ध्यान महंगाई, खासकर खाद्य महंगाई, फूड इन्फ्लेशन को काबू में करने पर लगा सकता है, बिना ग्रोथ की ज्यादा चिंता किए। इसलिए निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम है। और अगर हम इसकी अंतर्राष्ट्रीय तुलना न करें तो भारत का प्रदर्शन कैसा है? एक ऐसे वैश्विक माहौल में जहां ट्रंप टैरिफ की वापसी की बातें हो रही हैं, चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त है और यूरोप में भू राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है, भारत का ये प्रदर्शन असाधारण है। भारत वाकई में एक ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। हालांकि एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या? IMF ने भारत की डेटा गुणवत्ता के लिए अपनी C ग्रेड बरकरार रखा है, जो सांख्यिकीय पारदर्शिता, स्टैटिस्टिकल ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता पर जोर देता है। हमें अपने डेटा कलेक्शन के तरीकों को और बेहतर बनाना होगा ताकि इन आंकड़ों पर दुनिया का भरोसा और पक्का हो। अर्थव्यवस्था के इस मजबूत प्रदर्शन के बाद अब देश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के सिस्टम पर नजर डालते हैं। रायपुर, छत्तीसगढ़ में 60th DGIGP कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस जगह का चुनाव ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल, रायपुर को चुनना बहुत प्रतीकात्मक है। ये उस क्षेत्र का केंद्र है जो ऐतिहासिक रूप से वामपंथी उग्रवाद यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ा और निश्चित बयान दिया है, एक डेडलाइन तय की है। क्या बयान है वो? उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, अ वेरी एम्बिशियस टारगेट। लेकिन इसके पीछे के आंकड़े इस आत्मविश्वास को आधार देते हैं। 2014 में नक्सल प्रभावित जिले 126 थे, जो 2025 में घटकर केवल 11 रह गए हैं। ये इतनी बड़ी कमी कैसे आई? दशकों पुरानी इस समस्या को हल करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई? एक दोहरी रणनीति अपनाई गई है, जिसे आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लोव भी कहते हैं। एक तरफ सुरक्षात्मक कार्रवाई, जिसके तहत 586 586 किलेबंद पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई है। और दूसरी तरफ विकासात्मक पहुंच, अ डेवलपमेंटल पुश। उन इलाकों में सड़क, स्कूल, बिजली, मोबाइल टावर और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। जब विकास पहुंचता है और युवाओं को रोजगार मिलता है तो उग्रवाद की जमीन अपने आप खत्म हो जाती है। गृह मंत्री ने 3 पुराने घावों, फेस्टरिंग वुंड्स का भी जिक्र किया, जिनके समाधान का सरकार दावा करती है। वो कौन से हैं? पहला है नक्सलवाद, जो उनके अनुसार अब अपने अंतिम चरण में है। दूसरा है पूर्वोत्तर उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जिसे कई शांति समझौतों जैसे बोडो समझौता और कई इलाकों से अफस्पा हटाने के माध्यम से लगभग समाप्त कर दिया गया है। और तीसरा है जम्मू और कश्मीर, जहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब ध्यान आतंकवादियों को मारने के साथ साथ आतंकवाद के पारिस्थितिकी तंत्र, द टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने पर है। ये टेरर इकोसिस्टम क्या होता है? इसका मतलब है आतंकवादियों को मदद पहुंचाने वाला पूरा नेटवर्क, उन्हें पैसा देने वाले हवाला ऑपरेटर्स, उन्हें छिपने की जगह देने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स और सोशल मीडिया पर उनके लिए समर्थन जुटाने वाले। इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना ही टेरर इकोसिस्टम को खत्म करना है। मतलब पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर तो काम हो रहा है, लेकिन क्या सुरक्षा के नए मोर्चों, अ न्यू फ्रंटियर ऑफ सिक्योरिटी
पर भी चर्चा हुई। हाँ, और यही इस कॉन्फ्रेंस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अब फोकस दो नई और भविष्य की चुनौतियों पर है, नशीले पदार्थ, नार्कोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स के पैसे से आतंकवाद को फंड करना, इस पर 360 डिग्री हमले की योजना है, जिसमें NCB, राज्य पुलिस और वित्तीय जांच एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। और पुलिसिंग में AI का क्या रोल होगा? ये सुनने में थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है। ये अब भविष्य नहीं, वर्तमान है। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया है। इसमें AI का इस्तेमाल भविष्य कहने वाला अपराध विश्लेषण, प्रिडिक्टिव क्राइम एनालिटिक्स के लिए किया जाएगा। यानी डेटा का विश्लेषण करके ये पता लगाना कि अगला अपराध कहाँ हो सकता है और वहाँ पहले से ही पुलिस बल तैनात कर देना। वाओ! इसके अलावा डीप फेक का पता लगाने, डीप फेक डिटेक्शन और साइबर फोरेंसिक्स में भी AI का इस्तेमाल होगा। लक्ष्य है कि 2047 के विकसित भारत के लिए हमारी पुलिस भी भविष्य के लिए तैयार हो। सुरक्षा से ही जुड़ा एक और शब्द आज चर्चा में है, ऑपरेशन सिंदूर। ये क्या है? ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में किया गया एक दंडात्मक आतंकवाद रोधी अभियान था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे भारत की आतंकवादी रोधी रणनीति में एक निर्णायक क्षण, अ डिफाइनिंग मोमेंट और नैतिक स्पष्टता, मॉरल क्लैरिटी का प्रदर्शन बताया है। इस ऑपरेशन में हुआ क्या था जिसने इसे इतना महत्वपूर्ण बना दिया? पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने POK और पाकिस्तान में 9 आतंकी लॉन्चपैड पर सटीक हवाई हमले किए। लेकिन इससे भी बड़ा और रणनीतिक कदम था सिंधु जल संधि, द इंडस वाटर स्ट्रीपे का रणनीतिक निलंबन। इसके जरिए भारत ने साफ संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है, अ मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। हाँ, ये रणनीतिक संयम, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट से दंडात्मक निवारण, प्यूनिटिव डिटरेंस की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि अब भारत सिर्फ हमलों को रोकेगा नहीं या सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि उनकी ऐसी कीमत वसूलेगा कि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। ये प्रोएक्टिव डिफेंस की एक नई नीति है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं। यहाँ भारत एक ही समय में दो बिल्कुल अलग-अलग भूमिकाएं निभा रहा है। एक तरफ श्रीलंका की मदद के लिए एक दोस्त का हाथ, तो दूसरी तरफ नेपाल के साथ नक्शे को लेकर तनाव। पहले ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में बताइए। चक्रवात दितवा, जिसका नाम यमन ने रखा है, उसने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है। भारत ने बिना एक पल की देरी किए मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में सबसे खास बात यह है कि भारत ने अपने सबसे बड़े और शक्तिशाली एसेट्स का इस्तेमाल किया है। हमारा विमानवाहक पोत INS विक्रांत और फ्रिगेट INS उदयगिरी। एक मिनट, एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल मानवीय सहायता के लिए? ये तो बहुत अनकॉमन है। आमतौर पर तो ट्रांसपोर्ट प्लेन या छोटे जहाज भेजे जाते हैं। ये अनकॉमन है, लेकिन ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। ये दोनों जहाज पहले से ही कोलंबो में एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए मौजूद थे, जिससे भारत तुरंत प्रतिक्रिया, इमीडिएट रिस्पॉन्स दे पाया। एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक तैरते हुए शहर जैसा होता है। इस पर एक पूरा अस्पताल होता है, खाना बनाने की विशाल क्षमता होती है, और ये हेलीकॉप्टरों के जरिए दूर दराज के इलाकों में राहत पहुंचा सकता है। राइट। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हर्क्यूलीज विमान ने 12 टन राहत सामग्री भी पहुंचाई है। इसका भू राजनीतिक महत्व, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी कई गहरे महत्व हैं। पहला, भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन IOR में प्रथम उत्तरदाता, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया है। ये हमारे सागर सिद्धांत यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के बिल्कुल अनुरूप है। और दूसरा, ये भारत की सॉफ्ट पावर का बेहतरीन प्रदर्शन है। जहां चीन जैसे देश कर्ज के जाल, डेट ट्रैप्स में फंसाते हैं, वहीं भारत मानवीय सहायता देकर लोगों का दिल जीतता है। और तीसरा, एक एयरक्राफ्ट कैरियर से मदद भेजना ये भी दिखाता है कि भारत की सैन्य ताकत इस क्षेत्र में किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए, अब पब्लिक गुड है। तो एक तरफ ये दोस्ती का हाथ और दूसरी तरफ नेपाल के साथ ये नया मुद्रा विवाद, ये क्या मामला है? दिखाया गया है। ये तीनों क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य का हिस्सा हैं, लेकिन नेपाल इन पर अपना दावा करता है। भारत ने इस पर बहुत ही तीखी और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस विवाद की जड़ क्या है? ये काला पानी का मुद्दा आखिर है क्या? इस विवाद की जड़ 1816 की सुगौली संधि, ट्रीटी ऑफ सुगौली में है,
जो नेपाल और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बीच हुई थी। इस संधि के अनुसार काली नदी, जिसे महाकाली भी कहते हैं, भारत और नेपाल के बीच पश्चिमी सीमा बनाती है। विवाद इस बात पर है कि काली नदी का उद्गम, सोर्स ऑफ द रिवर, कहाँ से होता है। अच्छा, तो अब नोट पर नक्शा छापने से क्या बदल गया? ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। नहीं, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। किसी विवादित क्षेत्र को अपनी मुद्रा पर छापना उस दावे को औपचारिक और स्थायी बनाने की कोशिश है। इससे भविष्य में बातचीत और समझौते की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। भारत इसे कृत्रिम विस्तार, आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट कह रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस दावे को अस्थिर, अनटेनेबल बताया है और कहा है कि ये बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की जो हमारी आपसी सहमति है, उसका उल्लंघन है। ये खुली सीमा, ओपन बॉर्डर वाले हमारे रोटी बेटी के रिश्ते को जटिल बनाता है। चलिए, अब एक बहुत ही अनोखे और चिंताजनक विषय पर आते हैं, जहां अंतरिक्ष विज्ञान और नागरिक उड्डयन, सिविल एविएशन, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एयरबस A320 विमानों की वैश्विक ग्राउंडिंग। इसका कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसका कारण है सूरज। हाँ, इसका कारण है सौर विकिरण, यानी सोलर रेडिएशन। एयरबस ने दुनिया भर में अपने A320 विमानों के बेड़े को ग्राउंड कर दिया है, जिसमें भारत में इंडिगो और एयर इंडिया के 350 से ज्यादा विमान शामिल हैं। और इसकी वजह है एक घटना जिसे कहते हैं सिंगल इवेंट अपसेट या SEU। सिंगल इवेंट अपसेट, ये क्या होता है? ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है। इसे सरल शब्दों में समझाइए। ये बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा ही है, लेकिन ये हकीकत है। जब विमान 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, तो हमारे ऊपर का वायुमंडल बहुत पतला हो जाता है। ये वायुमंडल एक कवच की तरह हमें अंतरिक्ष से आने वाले कॉस्मिक रेज और उच्च ऊर्जा वाले सौर कणों से बचाता है। जब ऐसा कोई एक उच्च ऊर्जा कण, जैसे न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, विमान के कंप्यूटर की माइक्रोचिप से टकराता है, तो वो एक एटम बम की तरह उस नन्ही सी चिप में इतनी ऊर्जा जमा कर सकता है कि एक बाइनरी बिट को बदल दे। एक बाइनरी बिट मतलब 0 को 1 बना दे। हाँ, 0 को 1 या 1 को 0 बना दे। इसी एक बिट के बदलने को सिंगल इवेंट अपसेट कहते हैं। एक मिनट, एक बिट के बदलने से इतना बड़ा संकट कि आपको 350 हवाई जहाज जमीन पर उतारने पड़े। 8320 में इस एक बिट के बदलने से आखिर हुआ क्या? A320 में इस SU ने ELAC-B यानी एलिवेटर एलरॉन कंप्यूटर को प्रभावित किया। ये कंप्यूटर विमान के एलिवेटर, जो विमान की नाक को ऊपर नीचे करता है, और एलरॉन, जो पंखों पर होते हैं और विमान को दाएं बाएं मोड़ते हैं, को नियंत्रित करता है। इस एक बिट के बदलने से कंप्यूटर में चल रहे सॉफ्टवेयर L104 में एक गड़बड़ी आ गई और उसने अचानक विमान को नाक नीचे, नोज डाउन करने का कमांड दे दिया। माय गॉड! आप कल्पना कीजिए, 35,000 फीट पर उड़ते हुए विमान को उसका कंप्यूटर अचानक नीचे की ओर गोता लगाने का आदेश दे दे। ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है। रेगुलेटरी बॉडीज की क्या प्रतिक्रिया रही? यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी ESA ने तुरंत एक आपातकालीन निर्देश, अन इमरजेंसी एयरवर्थिनेस डायरेक्टिव जारी किया, जिसमें इस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को ठीक करने का आदेश दिया गया। इसी वजह से इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस को अपने विमानों को 2 to 3 दिनों के लिए ग्राउंड करना पड़ रहा है, ताकि इस समस्या को ठीक किया जा सके। इस घटना से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि जैसे जैसे हमारे एवियोनिक्स यानी विमानों के इलेक्ट्रॉनिक्स और छोटे और ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं, वो विकिरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो रहे हैं। इस घटना ने पूरी विमानन इंडस्ट्री को विकिरण हार्डनिंग, रेडिएशन हार्डनिंग पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये क्या होता है रेडिएशन हार्डनिंग? ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें चिप्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उन पर विकिरण का असर ना हो। ये तकनीक पहले सिर्फ सैटेलाइट और सैन्य जेट के लिए इस्तेमाल होती थी, अब शायद कमर्शियल उड़ानों के लिए भी जरूरी हो जाएगी। अंतरिक्ष से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, और ये भारत के लिए गर्व की बात है। निसार मिशन। हाँ, निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार सैटेलाइट ने अपना विज्ञान संचालन चरण, साइंस ऑपरेशंस फेज, शुरू कर दिया है। ये सैटेलाइट पृथ्वी पर नजर रखने के हमारे तरीके में क्रांति लाने वाला है। ये आकाश में भारत की सबसे पैनी आंखें हैं। इसकी क्या खासियतें हैं?
ये दूसरे सैटेलाइट से अलग कैसे है? इसकी दो बड़ी खासियतें हैं जो इसे दुनिया में यूनिक बनाती हैं। पहली, ये दोहरी आवृत्ति डुअल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने वाला पहला सैटेलाइट है। ये एल बैंड और एस बैंड दो अलग-अलग रडार आवृत्तियों का उपयोग करता है। इसे ऐसे समझिए कि ये दो अलग-अलग तरह की टॉर्च की रोशनी से जमीन को देख रहा है, जिससे इसे जमीन की बहुत ज्यादा डिटेल्ड जानकारी मिलती है। ये पृथ्वी की सतह में होने वाले 1 सेंटीमीटर से भी कम के बदलाव को माप सकता है। 1 सेंटीमीटर से भी कम? अमेजिंग। और दूसरी खासियत? दूसरी खासियत है इसका विशाल 12 मीटर का रिफ्लेक्टर एंटीना। ये नासा और ISRO द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे बड़ा एंटीना है, जो इससे बहुत हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में मदद करता है। ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का नक्शा बना सकता है। इसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस क्या होंगे? ये हमारे किस काम आएगा? इसके अनुप्रयोग अनगिनत हैं। इसने हाल ही में गोदावरी डेल्टा की अपनी पहली तस्वीरें भेजी हैं, जिससे पता चलता है कि ये कृषि, मैंग्रोव और आर्द्रभूमि वेटलैंड्स की निगरानी कर सकता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, बादल हों या घना अंधेरा। रडार की यही खासियत है कि वो बादलों के पार भी देख सकता है। राइट। ये आपदा प्रबंधन के लिए एक वरदान है। ये भूस्खलन, बाढ़ और जोशीमठ जैसी भूमि धसाव की घटनाओं की पहले से चेतावनी दे सकता है। साथ ही ये जलवायु परिवर्तन अनुसंधान जैसे बर्फ की चादरों के पिघलने पर नजर रखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने NSR और पर्यावरण की बात की। क्या हम NSR को पर्यावरण और पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के नजरिए से और विस्तार से समझ सकते हैं? ये हमारे क्लाइमेट चेंज से लड़ने में कैसे मदद करेगा? जरूर। NSR का डेटा पर्यावरण अध्ययन के लिए क्रांतिकारी है। जलवायु परिवर्तन के मामले में ये हमें बिल्कुल सटीक तौर पर बताएगा कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें कितनी तेजी से पिघल रही हैं, जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि का सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा। ये हमें बताएगा कि हमारे ग्लेशियर कितनी तेजी से सिकुड़ रहे हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, इकोसिस्टम मैनेजमेंट में इसका क्या योगदान होगा? ये वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन पर, खासकर अमेज़न और कांगो बेसिन में सटीक नजर रख सकेगा। ये भारत के मैंग्रोव स्वास्थ्य और हमारे आर्द्र भूमियों में हो रहे बदलावों को ट्रैक करेगा, जो हमारी तटीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। कृषि में ये मिट्टी की नमी, सॉइल मॉइस्चर और फसल के स्वास्थ्य की निगरानी करके किसानों को सही समय पर सही जानकारी देगा, जिससे खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलेगा। क्या हम NISR को आज के ही एक और टॉपिक वायनाड भूस्खलन और आपदा प्रबंधन से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। हमने पहले चर्चा की थी कि हमारा आपदा कोष का आवंटन एक वैज्ञानिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स पर आधारित नहीं है। हाँ। NISR जैसे उपकरण हमें वही डेटा दे सकते हैं। ये हमें बता सकता है कि हिमालय या पश्चिमी घाट में कौन से ढलान अस्थिर हो रहे हैं, कौन से इलाके भूमि धंसाव या भूस्खलन के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं। इस डेटा का उपयोग करके हम ज़्यादा सटीक वल्नरेबिलिटी इंडेक्सेस बना सकते हैं, जिससे आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया दोनों बेहतर होंगी। हम लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं से एक और विषय जुड़ता है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। अक्सर आपदाओं का और खराब शासन का सबसे ज्यादा असर समाज के सबसे कमजोर तबके पर पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। त्रुटिपूर्ण आपदा वित्तपोषण सीधे तौर पर एक सामाजिक न्याय का मुद्दा है। जब राहत में देरी होती है या वो अपर्याप्त होती है, जैसे केरल को सिर्फ 11% की मंजूरी मिली, तो सबसे ज्यादा मार गरीबों और हाशिए पर पड़ती है। एक अमीर व्यक्ति शायद अपना घर फिर से बना ले, लेकिन एक गरीब किसान या मजदूर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खो देता है और कर्ज में डूब जाता है। और ये जो पुराने मानदंड हैं, जैसे जान जाने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा, ये भी तो एक तरह का अन्याय है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ जान की कीमत नहीं है, ये उस परिवार की आजीविका के नुकसान की भी भरपाई नहीं करता जो उस व्यक्ति पर निर्भर था। इसलिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित आपदा प्रतिक्रिया तंत्र सिर्फ एक अच्छी गवर्नेंस का उदाहरण नहीं है, ये सामाजिक न्याय का एक रूप है। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। ये सुनिश्चित करता है कि संकट के समय राज्य सबसे कमजोर के साथ खड़ा है। चलिए अब आज के अंतिम बड़े टॉपिक पर आते हैं, कल्चर एंड हेरिटेज से।
प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में भगवान राम की एक विशाल प्रतिमा का अनावरण किया है। हाँ, ये गोवा के कैनाकोजा में स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ में 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार वही हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी, पद्म भूषण राम सुतार। इस मठ का क्या ऐतिहासिक और दार्शनिक महत्व है? यह मठ 550 साल पुराना है और वैष्णव संत माधवाचार्य के द्वैत ड्यूअलिज्म दर्शन का पालन करता है। ये गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समुदाय का एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक बड़े आख्यान से जोड़ा, जिसमें अयोध्या राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी शामिल हैं। बहुत बढ़िया। तो ये थी आज की विस्तृत चर्चाएं। अब समय है प्रीलिम्स फैक्ट्स का। एक क्विक रिकैप उन सभी तथ्यों का जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 1. ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका के लिए भारत का HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन, चक्रवात दितवा के बाद। 2. ELAC, इसका पूरा नाम है एलिवेटर एलरॉन कंप्यूटर। ये एयरबस विमान में होता है और हाल ही में SEU यानी सिंगल इवेंट अपसेट से प्रभावित हुआ। 3. चक्रवात दितवा, इसका नामकरण यमन ने किया है। 4. NISAR, ये नासा इसरो का एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ये L बैंड और S बैंड रडार का उपयोग करने वाला पहला सैटेलाइट है। 5. श्री संस्थान गोकर्ण पड़तागड़ी जीवोत्तम मठ, ये गोवा में स्थित है और माधवाचार्य द्वारा स्थापित द्वैत वेदांत दर्शन का पालन करता है। 6. राम सुतार, गोवा में राम प्रतिमा और गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रसिद्ध मूर्तिकार। 7. आर्टिकल 200, ये अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को सहमति देने की शक्तियों से संबंधित है। सेक्शन 48 DM एक्ट 2025, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का वो सेक्शन है जो SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के गठन का कानूनी आधार प्रदान करता है। 9. सुगौली संधि 1816, ये नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच हुई संधि है जो कालापानी सीमा विवाद के केंद्र में है। 10. ऑपरेशन सिंदूर, ये मई 2025 में भारत द्वारा किया गया एक दंडात्मक आतंकवादी रोधी अभियान था जो प्यूनिटिव डिटरेंस की नीति को दर्शाता है। अब आते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। आज हमारे पास 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आज की चर्चा से सीधे जुड़े हैं। पहला सवाल GS पेपर 2 पॉलिटी से है। प्रश्न 1, राज्यपाल के पद की परिकल्पना एक संघीय कड़ी के रूप में की गई थी, लेकिन ये तेजी से संघीय टकराव का एक बिंदु बन गया है। संविधान सभा की बहसों और हाल की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के आलोक में इस कथन का विश्लेषण करें। 250 शब्द। इस सवाल का उत्तर लिखने के लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत है। इंट्रोडक्शन। शुरुआत में राज्यपाल की दोहरी भूमिका बताएं, राज्य के संवैधानिक प्रमुख आर्टिकल 153 और केंद्र के प्रतिनिधि। हाल के संदर्भ का उल्लेख करें, जैसे कई राज्यों का अपनी ही राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना, जो इस टकराव को दर्शाता है। बॉडी, इसे 2 भागों में बांटें। पहले पैराग्राफ में संविधान सभा की दृष्टि बताएं। डॉक्टर अंबेडकर को कोट करें कि गवर्नर एक संवैधानिक गवर्नर है, ना कि केंद्र का एजेंट। बताएं कि उनका इरादा इसे एक ल्यूब्रिकेंट फॉर द फेडरल मशीनरी बनाने का था। दूसरे पैराग्राफ में बताएं कि ये टकराव का बिंदु कैसे बन गया है। यहाँ आर्टिकल 200 के तहत विधेयकों पर देरी, विवेकाधीन शक्तियों के कथित दुरुपयोग और विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में भूमिका का उल्लेख करें। इसके बाद न्यायिक हस्तक्षेप का जिक्र करें। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी कि यथाशीघ्र का मतलब कभी नहीं हो सकता और राज्यपाल जनता के प्रति जवाबदेह चुनी हुई सरकार के काम में बाधा नहीं डाल सकते। कंक्लूजन, अंत में लिखें कि दोष संविधान में नहीं बल्कि संवैधानिक नैतिकता के शरण में है। सुधारों का सुझाव दें, जैसे सरकारिया और पुंची आयोग की सिफारिशों को लागू करना, जिसमें मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति और उन्हें हटाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना शामिल है। बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है। अब दूसरा सवाल GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट इकोनॉमी से प्रश्न 2। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राजकोषीय संघवाद अपनी सबसे कठिन परीक्षा का सामना करता है। भारत में मौजूदा आपदा वित्त पोषण तंत्र का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। 16वां वित्त आयोग
एसडीआरएफ, एनडीआरएफ संरचना के संबंध में राज्यों की चिंताओं को कैसे दूर कर सकता है? 250 शब्द। इसके लिए मॉडल उत्तर की रूपरेखा इस प्रकार होगी। इंट्रोडक्शन। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की 2 टियर्ड फंडिंग का उल्लेख करते हुए शुरुआत करें। बताएं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन हाल की घटनाओं जैसे वायनाड भूस्खलन ने इसकी खामियों को उजागर किया है। बॉडी, मौजूदा तंत्र का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, यानी इसकी कमियां बताएं। 4 मुख्य बिंदु बताएं। 1. पुराने राहत मानदंड जो महंगाई के अनुरूप नहीं हैं। 2. गंभीर आपदा की अस्पष्ट परिभाषा जो केंद्र को विवेकाधीन शक्ति देती है। 3. अवैध शेष अनस्पेंड बैलेंस का तर्क जो कुशल राज्यों को दंडित करता है। 4. प्रक्रियात्मक देरी जो तत्काल राहत में बाधा डालती है। फिर 16वें वित्त आलोक की भूमिका पर आएं। सुझाव दें। 1. आवंटन के लिए जनसंख्या के बजाय एक वैज्ञानिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स का उपयोग करें। 2. पैरामेट्रिक ट्रिगर्स को अपनाना ताकि राहत स्वचालित और तेज हो। 3. राहत को ग्रांट बेस बनाना, न कि राज्यों के फंड के समायोजन पर आधारित। कंक्लूजन। निष्कर्ष निकालें कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों को देखते हुए आपदा राहत एक अधिकार होना चाहिए, दान नहीं। 16वें वित्त आयोग के पास इस तंत्र को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का एक ऐतिहासिक अवसर है, जिससे राजकोष के संवाद मजबूत होगा। शानदार। अब आज के क्विज का समय है। मैं सवाल पूछूंगी और आप जवाब और उसका स्पष्टीकरण देंगे। पहला सवाल। सिंगल इवेंट अपसेट SEU शब्द हाल ही में किसके संदर्भ में समाचारों में देखा गया था? A. यूवी विकिरण के कारण फसलों में आनुवांशिक उत्परिवर्तन। B. उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय कणों के कारण एवियोनिक्स में डेटा का खराब होना। C. शेयर बाजार के एल्गोरिथम का अचानक ध्वस्त होना। D. बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा का उल्लंघन। इसका सही उत्तर है B. उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय कणों के कारण एवियोनिक्स में डेटा का खराब होना। जैसा कि हमने विस्तार से चर्चा की, SEU एक सिंगल आयनीकारी कण के कारण माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बिट फ्लिप यानी 0 का 1 या 1 का 0 हो जाने की घटना है, जिसने हाल ही में एयरबस A320 के फ्लाइट कंप्यूटर ELSC-B में समस्या पैदा की। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल। ऑपरेशन सागर बंधु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये बांग्लादेश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा, इसमें भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत की तैनाती शामिल थी। तीसरा, यह चक्रवात दित्वा के जवाब में आयोजित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? हैं A. केवल 1 और 2, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1 और 3, D. 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है B. केवल 2 और 3। पहला कथन गलत है क्योंकि ये ऑपरेशन श्रीलंका के लिए था, बांग्लादेश के लिए नहीं। दूसरा कथन सही है, इसमें INS विक्रांत और INS उदयगिरी की तैनाती शामिल थी। तीसरा कथन भी सही है, ये चक्रवात दित्वा के जवाब में आयोजित किया गया था, जिसका नाम यमन ने दिया है। एकदम सही। तीसरा और आखिरी सवाल। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। 2. केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए 100% धन का योगदान करती है। 3. यह आपदा प्रतिक्रिया के लिए राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक कोष के रूप में कार्य करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? A. केवल 1, B. केवल 1 और 3, C. केवल 2 और 3, D. केवल 3। इसका सही उत्तर है B. केवल 1 और 3। पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही हैं। दूसरा कथन गलत है। केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90% का योगदान करती है। यह 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित नहीं है। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित होता है। बहुत अच्छे। तो चलिए आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले आज के मुख्य बिंदुओं की टेकअवेज पर एक अंतिम नजर डालते हैं।
पॉलिटी, राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक नैतिकता की मांग करती है, न कि राजनीतिक हस्तक्षेप की। और आपदा वित्त पोषण में प्रणालीगत खामियां हमारे संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रही हैं, जिन्हें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इकोनॉमी, निजी खपत और विनिर्माण के दम पर 8.2% की मजबूत जीडीपी वृद्धि एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है, जो दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब सरकारी खर्च से आगे बढ़कर निजी क्षेत्र के नेतृत्व में बढ़ रही है। सिक्योरिटी, भारत की आंतरिक सुरक्षा रणनीति अब निर्णायक चरण में है, जहां नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है और आतंकवाद रोधी रणनीति दंडात्मक निवारण, प्यूनिटिव डिटरेंस की ओर बढ़ रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस, भारत हिंद महासागर में प्रथम उत्तरदाता के रूप में अपनी भूमिका को मानवीय सहायता के जरिए मजबूत कर रहा है। लेकिन नेपाल के साथ मानचित्र विवाद एक संवेदनशील चुनौती बना हुआ है। साइंस एंड टेक, अंतरिक्ष का मौसम हमारी आधुनिक तकनीक, खासकर एवियोनिक्स के लिए एक नई भेद्यता, अ न्यू वल्नरेबिलिटी के रूप में उभरा है, जबकि निसार पृथ्वी की निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।